जैसे ही होटल मैनेजर ने विनीत को बताया कि ब्लूबेरी कॉटेज तो आज से 5 साल पहले ही जलकर खाक हो चुका है, तो विनीत एकदम हक्का बक्का रह गया। विनीत को यूं शॉक्ड देखकर मैनेजर ने कुछ हैरानी से पूछा, आप इतने शॉक्ड क्यों हो गए सर? उस कॉटेज के जलने की बात सुनकर विनीत ने जल्दी से बात टालते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो एक्चुअली कुछ साल पहले मेरे एक रिलेटिव आए थे कौसानी, तो वो उसी ब्लूबेरी कॉटेज में ही रुके थे। बस इसी वजह से मैं आपसे पूछ रहा था उस कॉटेज के बारे में। फिर विनीत ने मैनेजर को 35,000 का एक चेक दिया और मसूरी के होटल में होने वाले म्यूजिक कंसर्ट के पासेस अरेंज करने के लिए कह दिया। फिर मैनेजर के कैबिन से निकलकर विनीत सीधा पहुंचा शशांक के रूम में। शशांक ने जैसे ही नॉक की आवाज सुनते ही रूम का दरवाजा खोला। विनीत लपकते हुए शशांक के पास आया और घबराते लहजे में बोला, तुम जानते हो शशांक, मैं अभी अभी क्या सुनकर आ रहा हूं इस होटल के मैनेजर के मुंह से। शशांक पहले तो हैरानी से विनीत को देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, उफ यार, क्या सुनकर आ गया अब तू? कहीं मैनेजर ने मना तो नहीं कर दिया मसूरी के म्यूजिक कंसर्ट के पास देने से? तो कोई बात नहीं, हम सब मसूरी से ही घूम फिर कर आ जाएंगे वापस। विनीत अब अपनी गर्दन झटकते हुए जोर से बोला, नहीं यार नहीं, तू बिल्कुल गलत समझ रहा है। पास वाली बात से मैं परेशान नहीं हूँ। मैनेजर से जब मैंने ब्लूबेरी कॉटेज का पता पूछा तो उसने बताया कि ब्लूबेरी कॉटेज तो 5 साल पहले ही जलकर खाक हो चुका है। शशांक एकदम लापरवाही से बोला, तू भी ना विनीत, कितना ओवर रिएक्ट कर रहा है यार। क्या जरूरी है कि पूरे कौसानी में ब्लूबेरी कॉटेज एक ही हो? और क्या ये जरूरी है कि उसी कॉटेज में रक्तिमा भी रहती हो? जिस कॉटेज की बात तू कर रहा है वो कोई दूसरा ही ब्लूबेरी कॉटेज हो सकता है। शशांक की बात से विनीत का पारा चढ़ गया। ओह गॉड शशांक, थोड़ा तो दिमाग से काम ले। ये कौसानी है, मुंबई नहीं, जहां एक ही नाम से 2-4 होटल हो सकते हैं। फिर अपने रिस्ट वॉच पर नजर डालते हुए विनीत बोला, तू ये समझ रहा है ना कि रक्तिमा किसी और ही ब्लूबेरी कॉटेज में रहती है? तो ठीक है, अभी लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करके फिर हम चल कर देखते हैं। तब तक तो रक्तिमा कॉटेज में वापस आ ही जाएगी अपनी फ्रेंड को देखकर। मैं भी तो देखूं कि आखिर ये रक्तिमा है कौन, जो दिल्ली से अकेली यहाँ कौसानी चली आई अपने फ्रेंड को देखने, और अब वापस दिल्ली लौटने की बजाय यहीं एक कॉटेज में रुकी हुई है। वहाँ कुछ देर बैठकर उसके साथ चाय पीते हुए बातचीत भी कर लेंगे, फिर उसे अपनी ही गाड़ी में लेकर यहाँ भी आ जाएंगे। वैसे भी तो वो आज शाम यहाँ आने वाली ही थी ना। शशांक ने कुछ पल सोचने के बाद जवाब दिया, ओके विनीत, लेकिन एक बात ध्यान रखना, भूल के भी रक्तिमा के सामने कोई ऐसी बात मुंह से मत निकालना जो हम लोगों के बारे में वो गलत सोच बैठे। विनीत मुंह बनाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तो अपना मुंह खोलूंगा ही नहीं, तू ही उससे बातचीत करना, मैं बस खामोश रहकर तुम दोनों की बात सुनता रहूंगा। शशांक से बातचीत के बाद विनीत अपने रूम में चला आया और सोचने लगा, ये शशांक आखिर इतना क्यों दीवाना हो उठा है रक्तिमा का? म्यूजिक कंसर्ट के सिलसिले में तो जाने कितनी ही खूबसूरत लड़कियों से रोज ही इसकी मुलाकात होती रहती है। फिर कभी भी किसी लड़की के लिए शशांक की दीवानगी ऐसी नहीं देखी। यहाँ तक कि रूबी जैसी हसीन और अपने ही ग्रुप को खास मेंबर के लिए भी शशांक ने कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं जताई। सोचते हुए विनीत बुदबुदाया, देखना तो पड़ेगा ही इस रक्तिमा को। लंच के समय जब रॉक बैंड के सारे मेंबर्स होटल के डाइनिंग हॉल में आए तो शशांक ने सबको इंस्ट्रक्शन दिए, मैं और विनीत दोनों लंच के थोड़ी देर बाद एक जरूरी काम से बाहर जाने वाले हैं। हमारे वापस लौटने तक तुम सब होटल में ही रहना। मैं होटल आते ही तुम सबको कॉल करूंगा और फौरन सब बैंकेट हॉल में चले आना। मैं लंच के बाद होटल मैनेजर को बोलकर बैंकेट हॉल डेकोरेट करने के लिए कह दूंगा। रूबी हैरत से बोली, शशांक, तुमने आज शाम को हम सबके लिए कोई स्पेशल डांस वगैरह अरेंज किया है क्या? तुम सुबह जिस सरप्राइज की बात कर रहे थे वो क्या इसी डांस पार्टी के बारे में थी? ओह नो, तुम गलत समझ रही हो रूबी, डांस पार्टी वगैरह कुछ नहीं ऑर्गेनाइजेशन की है मैंने। बस किसी स्पेशल पर्सन का एकदम स्पेशल तरीके से वेलकम करना चाहता हूँ। मैं बैंक्वेट हॉल में होने वाली हमारी पार्टी शायद मेरी लाइफ की सबसे गोल्डन मोमेंट साबित होगी। शशांक फौरन बोल उठा। विनीत ये सुनकर शॉक्ड रह गया।
वो धीरे से शशांक के करीब गया और घबराते हुए एकदम दबी जुबान में बोला, तुम्हारा इरादा क्या है शशांक? कहीं तुम रक्तिमा का प्रपोज तो नहीं करने वाले हो आज शाम की पार्टी में? शशांक ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, देखता जा, बस शाम को खुद ही समझ जाएगा। इधर रूबी का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं शशांक उसे आज शाम प्रपोज तो नहीं करने वाला है। काम्या ने तो रूबी के कान में धीमे से कह भी दिया, कांग्रेस मैम, आज तो आपकी सारी विश पूरी होने वाली है। शशांक सर आज शाम आपको प्रपोज करने वाले हैं। आज तो हम सब एकदम शानदार तरीके से सज धर कर आएंगे आपकी एंगेजमेंट पार्टी में। रूबी का चेहरा शर्म और खुशी से लाल हो गया। वो अब अपने को रोक नहीं पाई और दौड़कर सीधे शशांक से लिपटते ही बोले, ओ शशांक, तुमने तो मुझे आज रियली एकदम सरप्राइज कर दिया है डियो। ओह, आई एम सो हैप्पी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज शाम तुम मुझसे एंगेजमेंट करने वाले हो। यह क्या नॉनसेंस टॉकिंग कर रही हो तुम? ऐसा कोई ख्याल नहीं है मेरे माइंड में, और तुम भी इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ, शशांक एकदम उखड़ते हुए बोला। शशांक की कड़वी बात से रूबी ही नहीं, वहां मौजूद बाकी सारे मेंबर्स भी एकदम अवाक रह गए। शशांक की ऐसी बेरुखी से रूबी का चेहरा एकदम काला पड़ गया। विनीत को जल्दी से आगे आकर बात संभालते हुए कहना पड़ा, ओह प्लीज रूबी, शशांक की बात सुनकर तुम इस तरह से अपसेट मत हो। एक्चुअली शशांक का तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। वो तो बस आज सुबह से शशांक का दिलो दिमाग थोड़ा डिप्रेशन में है, बस इसलिए वो इस तरह से झल्ला उठा। फिर विनीत ने शशांक को इशारा करते हुए कहा, क्यों शशांक, है ना यही बात? चलो जल्दी से बोलो रूबी को सॉरी। तुम भी ना अपनी उलझन में ऐसे घिरे रहते हो कि उस चक्कर ने बेचारी रूबी को इतना सुना दिया। विनीत की बात समझ शशांक जल्दी से सोचते हुए रूबी से बोला, ओह हाँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो बस जाने कैसे मैं एकदम से तुम पे भड़क उठा। आई एम सो सॉरी रूबी, प्लीज तुम अपना मूड मत बिगाड़ो। आज की शाम रियली मेरे लिए बेहद स्पेशल है, इसलिए तुम और हमारे बैंड के बाकी मेंबर्स सब आज शाम एकदम स्पेशल तरीके से रेडी होकर बैंकेट हॉल में पहुंच जाना। एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम सबको। शशांक के सॉरी बोलने के बाद भी रूबी का चेहरा गुस्से और अपमान से एकदम तमतमा गया था। वो गर्दन झटकते हुई सर्द लहजे में बोली, मैं अपने रूम में जा रही हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने की गलती कोई ना करे। अपनी बात कहते ही रूबी तेजी से पलटी और फिर अपनी हाई हिल सैंडल ठकठकाते हुई बिना किसी की भी तरफ देखते हुए वो डाइनिंग हॉल से निकल गई। रूबी के गुस्से के जाने के बाद डाइनिंग हॉल में एकदम गहरा सन्नाटा पसर गया। विनीत ने शशांक को घूरते हुए व्यंग में कहा, ये कैसा सरप्राइज देने वाले हो तुम हम सबको? मुझे तो लग रहा है कि आज शाम हमारे द रॉक ग्रुप का आखिरी शाम है। कल से अब ये नए बैंड रहेगा और ना हम एक साथ रहेंगे। अचानक ही वेद धीरे से बोला, आई एम सॉरी शशांक सर, बट जिस तरह से रूबी मैम यहाँ से नाराज होकर गई हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। हमारे इस बैंड की लोकप्रियता में रूबी मैम का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी मैजिकल आवाज़ और उनका इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के लोग दीवाने हैं सर, और आपने उन्हें ही इतनी बुरी तरीके से फटकार दिया। इट्स नॉट फेयर सर। वेद की दो टूक बात सुन शशांक ही नहीं, विनीत और दूसरे मेंबर भी एकदम शॉक्ड हो गए, क्योंकि आज तक कभी भी वेद ने किसी से भी इस तरह की बात नहीं कही थी। शशांक फौरन भाफ गया। वेद की इस तरह से बोलने का मतलब साफ है, शशांक भले ही इस ग्रुप का कमांडर है और मेन परफॉर्मर हो, फिर भी उसके रॉक बैंड के लिए सारे मेंबर्स का ग्रुप में दिल लगाकर अपनी परफॉर्मेंस पेश करना बहुत जरूरी है, नहीं तो अकेले शशांक क्या कर पाएगा। शशांक को सोचने के बाद बड़ी नरमी से सबको समझाते हुए कहने लगा, आई नो तुम सबको मेरी बातों का बुरा लगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, रूबी को इस तरह से हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली मैं एक बहुत ही बड़े सरप्राइज के बारे में प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक तरह से सेटल हो गया तो जल्द ही हमारे बैंड के शो इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्रीज में भी होंगे, और तुम लोग रूबी को लेकर फिक्र मत करो, मैं आराम से हैंडल कर लूँगा रूबी को भी और उसके गुस्से को भी। शशांक की बातों ने सबके होंठे पर मुस्कान ला दी। फॉरेन कंट्रीज की परफॉर्मेंस की कल्पना से ही सब एकदम खुश हो उठे। अब शशांक ने सबके लिए लंच ऑर्डर किया और विनीत से बोला, विनीत तुम और बाकी मेंबर्स आराम से लंच करो, मैं जाकर रूबी को समझा बुझाकर लेकर आता हूँ।
विनीत फौरन बोल उठा, नहीं शशांक, रूबी को लेकर मैं आता हूँ यहाँ। जिस तरह से तुम उससे बिहेव कर रहे हो उसे देखकर लगता ही नहीं रूबी तुम्हारी बात भी सुनेगी। विनीत तेज तेज कदम बढ़ाते हुए चल दिया रूबी के रूम की तरफ। शशांक कुछ देर तो हैरत से विनीत को जाते हुए देखते रहा, फिर अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ लंच करने लगा। अभी वो पहला कॉल ही मुंह में डाल रहा था कि अचानक उसका मोबाइल बजने लगा। शशांक को लगा कि विनीत ने कॉल किया होगा, लेकिन मोबाइल पर नज़र डालते ही उसके स्क्रीन पर एक अननोन नंबर फ्लैश होते हुए दिखाई दिया। शशांक ने मुंह बनाते हुए कॉल रिसीव किया तो उधर से घबराई हुई लेकिन एकदम मीठी सी आवाज़ गूंजी, हेलो हेलो शशांक जी, मैं रक्तिमा बोल रही हूँ। शशांक तो रक्तिमा की आवाज़ और नाम सुनते ही अपनी सुध-बुध खो बैठा। वो ये भी सोच नहीं पा रहा था कि आखिर रक्तिमा को उसका मोबाइल नंबर कैसे पता चल गया। क्यों कॉल किया था रक्तिमा ने शशांक को, उसे शशांक का मोबाइल नंबर कैसे मिला?